अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक टीवी। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर जो कि कनाडा में मुकीम है और पाकिस्तान का नाम उन्होंने बहुत रोशन किया हुआ है, बहुत बुलंद किया हुआ है। उनके दिल में और उनके अंदर वतन की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। इनका ताल्लुक वैंकूवर बीसी कनाडा से है। पाकिस्तान में एबटाबाद से है। इनकी वीडियोस लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरती हैं। ये कनाडा में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं। इस मालूमात से भरपूर इंटरव्यू में क्या क्या सवालात पूछे गए हैं, आइए जानते हैं। कनाडा में कोविड की क्या सूरत हाल है, कनाडा में स्टूडेंट्स कोविड में क्या हालात हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पाकिस्तानियों को कनाडा का वीज़ा लेने में क्या क्या मुश्किलात का सामना है और असर तरीकाकार क्या है, वीज़ा अप्लाई करने के क्या तरीकाकार है, कोविड के दिनों में वीज़ा रेशो क्या है, कैनेडियन गवर्नमेंट से ऑथोराइज कंसल्टेंट कौन कौन से हैं और चेक करने का क्या तरीकाकार है, एसडीएस प्रोग्राम में कितने दिन बाद वीज़ा आ जाता है, बैंक स्टेटमेंट, एसडीएस प्रोग्राम प्रॉपर स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, 3 साल 2 साल या 1 साल डिप्लोमा या कोर्स की मालूमात और इररेलेवेंट कोर्सेज सेलेक्ट करने के क्या नुकसान हैं, किसी भी कैनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कितने दिन बाद रिप्लाई मिलता है, स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम कैसे करते हैं, हफ्ते में कितना काम करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी फीसेस वगैरह पार्ट टाइम काम करके निकाल लेते हैं या नहीं, पीआर कैसे मिलती है, जॉब ऑफर लेटर के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, पाकिस्तान के ऑथोराइज कंसल्टेंट कौन कौन से हैं, आसिम सरवर समेत नौजवानों की अक्सरियत ने कनाडा को ही मुस्तकिल रहाइश के लिए क्यों चुनती है, ऐसी क्या क्या सहूलियात हैं, जानते हैं इस तफसीली मालूमात से भरपूर इंटरव्यू में। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हो? कैसी जा रही है लाइफ? लाइफ ठीक जा रही है, बिजी जा रही है कनाडा में बस जो है। हाँ हाँ, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो कोविड चल रही है कनाडा में, क्या सिचुएशन है कोविड की? सबसे पहले बिलाल भाई मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे और पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ जो है इंटरेक्ट होने का। कनाडा में कोविड की सिचुएशन आप कह लें कि पिछले साल एक लहर ऐसी आई थी कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बट गवर्नमेंट यहाँ की इतनी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने ऐसे बैकअप प्लान्स बनाए हुए हैं कि उन्होंने उसको कवर कर लिया। तो अभी हालात बेटर हैं, लेकिन दोबारा से कोविड आपको पता है आ जा रहा है। तो ठीक है, कभी बंद होता है कभी खुलता है, लेकिन एज सच कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पर लोग काम भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, अपना घूम फिर भी रहे हैं, सब कुछ ऑन है। लेकिन लोग लोग एहतियात करते हैं, लोग एहतियात बहुत करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, वैक्सीनेशन भी चल रही है साथ साथ हाँ, वैक्सीनेशन यार, जैसे पाकिस्तान में? अगर आपको पता हो कि दुनिया में सबसे पहली कंट्री है कनाडा जिसके पास सबसे ज़्यादा डोजेज़ हैं। इतनी डोजेज़ हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है कि उससे 3 गुना ज़्यादा इनके पास वैक्सीन्स हैं। तो 2 वैक्सीन्स तो सबको ही तकरीबन लग गई हैं। 78-77% लोगों को दोनों वैक्सीन्स लग गई हैं। मुझे भी दोनों लग गई थी अपनी बहुत पहले ही। तो बाकी कुछ लोग नहीं लगवाना चाहते वैक्सीन, तो वो उनका है। लेकिन ये कि वैक्सीन्स लग गई हैं और वैक्सीन्स अभी भी अवेलेबल हैं जो लगाना चाहें। बल्कि इतनी वैक्सीन है कि ये 5 दफ़ा पाकिस्तान में। हम्म हम्म। हाँ, इधर पाकिस्तान में भी ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ वगैरह के वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी हैं, कुछ ऐसा वगैरह चल रही है फेक न्यूज़ वगैरह कि वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उधर भी लाजमी बात है कुछ ना ऐसा कुछ हो फेक सकता न्यूज़ है, वगैरह। लोग कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यार, जब इतने बड़े बड़े आप कह लें कि डॉक्टर्स हैं, इतने प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ में रिसर्च करके इसको हाँ, आगे सभी जो है लगवा रहे डिलीवर हैं किया, तो बिल्कुल। फिर डेफिनेटली आपको पता है कि कोई ना कोई इसमें चीज़ होगी और इफेक्टिव है। ये इफेक्टिव है, कोविड को काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये मतलब कंपटीशन दे रहा है ये। पाकिस्तान कौमी टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। अच्छा, तो पाकिस्तानियों जो कि स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, हर तीसरे स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो स्टडी अब्रॉड यानी कि फॉरेन कंट्रीज में स्टडी के लिए जाए। तो जिनमें सबसे पहली चॉइस है वो कनाडा होती है। तो आप कनाडा में गए हैं, तो आप पीआर पे गए हैं, तो आपने मतलब कनाडा का ही क्यों सोचा, किसी और कंट्री का क्यों नहीं सोचा? क्या बेनिफिट्स आपको नजर आते थे कनाडा में जो दूसरे कंट्रीज में मतलब नहीं थे, या कोई खास वजह थी इसमें? यार बिलाल, जिस वक्त मैं आया था 2015 में, मैं उस वक्त अपना मास्टर्स कर रहा था नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से जर्नलिज्म में। तो उस सही वक्त सही सही। मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं जो है कनाडा मेरा जाने का प्लान हुआ। मेरा मेरा पहले यूके का प्लान था, लेकिन बस अल्लाह ने ऐसा बनाया, किस्मत यहाँ पर लिखी थी, तो मैं फिर यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आके
आने से पहले थोड़ी सी मैंने रिसर्च की कनाडा के बारे में, तो उस वक्त भी आप कह लें कि बड़ी यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की लाइफ थी, माहौल आप कह लें, इन्वायरमेंट कह लें, बड़े खुशहाल किस्म के लोग थे, बड़े वेलकम कमिंग किस्म के लोग। फिर बहुत बड़ी लैंड है, दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी आप कह लें कि जगह जो है वो कनाडा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बेनिफिट्स मैंने देखे हैं, तो जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है कनाडा। तो मेरा फिर इधर ही आने का हुआ और किस्मत में यहीं लिखा हुआ था, तो फिर मैं यहाँ पर ही आ गया कनाडा। अच्छा, कितना अर्सा लगा है आपने अप्लाई किया उसके बाद वो प्रोसेस चला, कितने दिन बाद आपका वीज़ा यार आ गया? मेरा तकरीबन 1.5 साल का प्रोसेस था। मैं 2015 में आया था और मैं डायरेक्ट पीआर पे आया हूँ, इमिग्रेशन मैंने किया यहाँ पर। लेकिन ये मेरी एक्चुअली एक यूट्यूब की वीडियो है मेरी सारी कि मैं कैसे आया था, तो मैं अभी इसको नहीं बताना चाहूँगा। मैं आगे जाके ज़रूर बताऊँगा कि मैं कैसे आया था, कौन कौन सा प्रोसेस था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या थे सारे। लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस से मैं आया हूँ। तकरीबन मेरा 1.5 साल का टाइम था, जो वेट टाइम था, 14 से 15 महीना आप कह लें, तो वो टाइम था मेरा पाकिस्तान में, जो काफ़ी मुश्किल टाइम था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं डेफ़िनेटली अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर इसका बताऊँगा, इसका जवाब। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम वो आपका जब आप करेंगे ना तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अपने कम्युनिटी टैब में ठीक है, शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स को इधर जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो क्या क्या मुश्किलात हैं जो स्टूडेंट्स फेस करता है बिगिनिंग में, यानी कि जब उनको वीज़ा मिलता है, जब वो कनाडा में पहुंचते हैं, तो उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या क्या क्या मुश्किलात होती हैं? यार अगर आप कंपेयर करो ना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह या यूके को, तो कनाडा एक ऐसी जगह है जिसको ना स्टूडेंट्स की हेवन कहा जाता है। इन शॉर्ट ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, हाँ लेकिन बिल्कुल, स्टूडेंट की ऐसा ही है। जन्नत इन्होंने एक गूगल पे टर्म बनाई है। और बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये। लोग ज़्यादातर इधर ही आना प्रेफर करते हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे। द रीज़न इसके यहाँ पर कनाडा में स्टडीज़ के बाद आपको पीआर मिल सकती है। यहाँ की जो आप कैनेडियन आप सिटीजन्स कह लें या आप पीआर कह लें, शहरियत कह लें, वो आपको मिल सकती है आसानी से कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके या फिर अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो कोविड में जो है स्टूडेंट्स को वापस ही कह दिया कि आप लोग वापस चले जाएं, लेकिन कनाडा ओनली गवर्नमेंट है जिन्होंने स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स भी दिए, उन्होंने उनका ख्याल किया। तो बात यह है कि कनाडा जो है स्टूडेंट्स को वेलकम करती है और स्टडीज़ के बाद पीआर देती है। और मुश्किलात भी बिल्कुल डेफिनेटली होती हैं, लेकिन कंट्रीज़ के हिसाब से बहुत बेटर है। अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा पर आते हो यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत आपको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे आप कह लें कि एकोमोडेशन, रूम्स वगैरह, अपार्टमेंट्स वगैरह लेना है जी, आपका जो है वो थोड़ा सा होता है कि जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं तो वो सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर आप कह लें छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ का, लाइक इन्वायरमेंट को जाके समझना, माहौल को समझना, यहाँ की जो ट्रांजिट वगैरह सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा बहुत वो आप कह लें कि हल्का सा चैलेंजिंग है, लेकिन बाकी कंट्री से बहुत हाँ बेटर है। और ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बंदा जब आता है तो वो कर लेता है सारी चीज़ें। अच्छा, तो एसडीएस प्रोग्राम में उन्होंने पाकिस्तान को शामिल कर लिया, तो एसडीएस क्या है? ये तो हमारे स्टूडेंट्स को होता है, अच्छा, स्टूडेंट डायरेक्ट। हाँ, अच्छा, एसडीएस और नॉन एसडीएस दो दो कैटेगरीज होती है ना। एक होती है नॉन एसडीएस कैटेगरी, एक होती है हाँ एसडीएस कैटेगरी। एसडीएस कैटेगरी का मतलब होता है कि जो आपका जैसे स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होता है कंपेयर टू जो ओल्ड कैटेगरी थी, जिसको आप नॉन एसडीएस कैटेगरी कहते हैं या स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम भी कहते हैं। तो इन्होंने आई गेस 2015 में एसडीएस कैटेगरी को पाकिस्तान को एसडीएस कैटेगरी में डाला था। तो उसके बाद ये हुआ था कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की पहले तो रेशियो बहुत कम थी कनाडा की, बहुत कम स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन 2015 के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आइल्स पास करना पड़ता था। एसडीएस कैटेगरी में आपके पास आइल्स के 6 बैंड्स होने चाहिए हर हाल में, हर मॉड्यूल में, चाहे वो लिसनिंग है, रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग, सारे मॉड्यूल्स में आपके पास 6 बैंड्स होने चाहिए। तो जब आपके पास 6 बैंड्स होते हैं, आप अप्लाई करते हैं प्रॉपर एक तरीके से, तो डेफिनेटली वीज़ा मिलता है। क्योंकि एसडीएस कैटेगरी की आपको मैंने बताया कि इसकी रेशियो बड़ी अच्छी है वीज़ा मिलने की। नॉन एसडीएस कैटेगरी की भी ठीक है, लेकिन एसडीएस कैटेगरी में अगर कनाडा ने पाकिस्तान को डाला हुआ है, तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करो, क्योंकि इसमें रेशियो काफ़ी हाई है। तो शुरू में थोड़े से कम मिलते थे वीज़ा, लेकिन अगर आप इस साल की बात करें तो इस साल इतने स्टूडेंट्स आए हैं। अभी मेरी नज़र में जो 50 से 60 स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आते देख रहा हूँ, जिनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, जिनको वीज़ा मिल गया है। और आप कह लें कि आधे स्टूडेंट्स आ भी गए हैं यहाँ पर वैनकूवर में। पूरे कनाडा की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे कनाडा में ज़्यादा आए हैं, लेकिन जिस सिटी में मैं रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे जो है अकोमोडेशन वगैरह का जो भी है वो पूछते हैं जी, यहाँ पर मोबाइल लेना है, सिस्टम को समझना है। तो फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें जो भी आता है मैं उसको ऐड करता हूँ। तो अभी कम से कम कुछ 60+ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो यहाँ पर तकरीबन जो है वो आ रहे हैं अभी इस साल, सिर्फ वैनकूवर में। अच्छा, सोशल मीडिया पे ना फेक न्यूज़ या अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते स्टूडेंट्स को, या बहुत मुश्किल से नहीं, देते हैं।
तो इसके बारे में आप क्या ऐसा कहते नहीं हैं? है, ऐसा नहीं है। ये पता है किस, ये जो कंसल्टेंट्स हैं ना पाकिस्तान में, ये उन्होंने एजेंट से कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने ये न्यूज़ अफवाह फैलाई हैं, क्योंकि कनाडा का वीज़ा उनको तरीका नहीं आता कनाडा का वीज़ा प्रॉपर कैसे अप्लाई करना है। फिर कनाडा में जैसे उनका यूके वगैरह में उनके साथ उनके लोगों के साथ टर्म्स होते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कनाडा इतना इनको लिफ्ट वगैरह आपके वाले कह लें कि नहीं करवाता, उनके साथ ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं करता। ठीक है, कनाडा की अपनी एक क्लास है, वो किसी दूसरी कंट्री के एजेंट को नहीं बोलेगा किसी भी गली में बैठे हुए कि यार हम आपके साथ जो है ना एफिलिएशन करते हैं, आप इतने स्टूडेंट्स हैं। तो ये बात है कि वो यहाँ पर भेज नहीं सकते, वो अप्लाई नहीं कर सकते प्रॉपर, तो इसलिए लोगों को डिस्करेज करती हैं कि यार कनाडा का हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स अपना आइल्स नहीं पास कर पाते। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब आइल्स नहीं पास करेंगे, 6 बैंड्स नहीं लेंगे, तो फिर कनाडा वीज़ा नहीं देगी। हाँ, लेकिन जिनका 6 बैंड्स होते हैं और जो एक प्रॉपर प्रोसेस से अप्लाई करते हैं, उनके वीज़ाज़ लगते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आप कह लें कि जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने एक न्यूज़ बनाई है, वो स्टूडेंट्स को यूके भेजना चाहते हैं, क्योंकि यूके वाले वीज़ा दे देते हैं, क्योंकि यूके ने पीआर तो देनी नहीं है, स्टडी करके आप वापस आ जाएंगे। तो कनाडा ने आपको पीआर देनी है, तो कनाडा उन्हीं स्टूडेंट्स को लेती है जो मेहनत करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, फिर उनको वीज़ा भी देती है और उनको पीआर भी देती है आगे। बिल्कुल। अच्छा, तो जो सीआईसी के ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनसे अप्लाई करवाना चाहिए या खुद ही आप रिकमेंड करेंगे कि खुद ही अप्लाई करना चाहिए? यार ऑनलाइन? ये होता है CCRC, इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑफ कैनेडा रेगुलेटरी काउंसिल, एक बॉडी होती है जो कि इमिग्रेशन के मामलात को, जो कैनेडियन इमिग्रेशन है कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये उनके साथ उनकी एफिलिएशन होती है। तो बेटर तो यही है कि आप एक लाइसेंस कंसल्टेंट से अप्लाई करवाएं, लेकिन अगर आपको ख़ुद प्रोसेस आता है तो मैं तो सबसे पहले सबको यही इनकरेज करूँगा कि अगर आपको ख़ुद प्रोसेस आता है तो ख़ुद अप्लाई करें। यूट्यूब पर इतनी वीडियोज़ हैं, गूगल पे जाएं, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है canada.ca, वहाँ पर जाएं। इतना आसान है, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कोई भी बड़ा मसला नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको किसी की फिर भी आपको लगता है कि आपसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर एक कंसल्टेंट हायर करें आप, लेकिन कंसल्टेंट ऐसा हो जिसको काम भी आता हो। एक ज़रूरी नहीं कि जो एक बंदा ICCRC कंसल्टेंट हो वो अच्छा होगा, जो एक लाइसेंस कंसल्टेंट होते हैं, मैं पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा या बांग्लादेश UAE की, वहाँ पर कंसल्टेंट्स लाइसेंस नहीं होते। लाइसेंस कंसल्टेंट वही होते हैं जो कनाडा में होते हैं, जो कनाडा के साथ कनाडा में पढ़े होते हैं, कनाडा के ICCRC बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो पाकिस्तानी इंडियन हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो वहाँ पर कंसल्टेंट बैठे हैं वो दुबई वगैरह के लिए अच्छे होंगे, सऊदीया के लिए, कैनेडियन कंट्री जैसे कैनेडियन कंट्रीज़ के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग समझते हैं अगर आपको एक जो लाइसेंस कंसल्टेंट है अगर आपके पास, और वो सही भी आप उसको जानते हैं, उसको काम आता है, तो उससे आप अपना केस करवाएं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो लाइसेंस कंसल्टेंट है, कनाडा रेगुलेटरी काउंसिल का मेंबर है, वो अच्छा होगा। लाइसेंस कंसल्टेंट भी फ्रॉड वगैरह कर लेते हैं, आपके साथ थोड़ा चक्कर वक्कर कर लेते हैं, तो बेटर ये कि आप उसको जानते हो और कोई ना कोई आपका बंदा उसके जानता हो, उसके आप रिव्यूज़ देखें वेबसाइट पे, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, लोगों ने कैसे उसके बारे में रिमार्क्स दिए हुए हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में या दुबई वगैरह में कंसल्टेंट्स होते हैं, उनका कनाडा के साथ कोई भी लिंक नहीं होता। कैनेडियन गवर्नमेंट उन कंसल्टेंट्स को मानती ही नहीं है और वो समझ नहीं सकते, उनको प्रोसेस नहीं आता कनाडा का अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कनाडा की स्टडीज़ नहीं की। यहाँ पर एक प्रॉपर कोर्स होता है, कोर्स करके यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है कनाडा की इमिग्रेशन के मामलात को, इमिग्रेशन सर्विसेज देने के लिए। तो मेरा आंसर इसमें ये है कि अगर आपको खुद आता है, खुद आप अप्लाई करें। अगर नहीं आता तो फिर एक आप ऐसा कंसल्टेंट हायर करें जिसको आप जानते हैं, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जिसको काम आता हो, और वो कनाडा में हो, पाकिस्तान में नहीं। हाँ, अगर पाकिस्तान में को आपको लगता है कि किसी ने कोई स्टूडेंट्स भेजे हुए हैं, प्रॉपर उसने केस डाला हुआ है, उसको पता है, तो फिर आप कर सकते हैं उससे। अच्छा, तो SDS प्रोग्राम में बैंक स्टेटमेंट की क्या अहमियत है? यानी कि कुछ कंसल्टेंट्स कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कनाडा में ही जो आपकी अमाउंट है वो जमा करवानी होगी। कुछ स्टूडेंट कंसल्टेंट्स कहते हैं कि आपकी फेक भी बन जाएगी बैंक स्टेटमेंट। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? ये SDS कैटेगरी में बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि आपने बनानी, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर कनाडा में 10 से 12 लाख रुपया ट्रांसफ़र करना पड़ता है। यहाँ पर बैंक में आपको अपने पैसे डलवाने पड़ती हैं। SDS कैटेगरी की मेन रिक्वायरमेंट है कि आपने यहाँ पर एक अकाउंट खोलना है डॉलर्स में, और उसमें आपने 10 से 12 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ भेजने हैं।
तो वो आपका 1 साल का ख़र्चा आप जो है ना शो करेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपने अगले साल का भी तो ख़र्चा शो करना है। तो उसके लिए मैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं या पाकिस्तान से जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, ये एडवाइस करूँगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर शेयर करें। 10 लाख, 12 लाख या 18 लाख के अंदर जो है ज़रूर कुछ ना कुछ बताएं कि यार हमारी जब पहले साल की स्टडीज़ ख़त्म होगी तो पिछले अगले साल के लिए हमारे पास जो है फ़ंड्स मौजूद हैं। इस तरह क्या होता है कि इस तरह आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास आपके पास मजबूत हो जाता है। हाँ, आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास आइल्स है, सब कुछ है और फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए किसी छोटी सी चीज़ की वजह से। तो बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए। अगर आप कंसल्टेंट्स कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का कोई इशू नहीं है तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। और बात यहाँ पर रह गई, आपने कहा कि आपने क्वेश्चन किया था कि जो जाली फेक जो आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट लगा लेते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। अगर हाँ आप एक जेन्युइन उसको बनवा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जेन्युइन हो तो ज़्यादा अच्छी बात है चीज़। अच्छा, जो 3 साल कोर्सेज वगैरह होते हैं या 2 साल होते हैं या 1 साल होते हैं, तो उसमें वीज़ा के चांसेस कैसे होते हैं? और दूसरे नंबर पे जो इररेलेवेंट ले लेते हैं किसी भी कोर्स में, तो उस पे क्या कोई मतलब होते हैं कि मतलब वीज़ा रेशो कम हो जाए, यानी वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम हो जाएँ? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। सबसे पहले तो चीज़ ये कि अगर आपने इसका एक प्रोसेस होता है, अगर आपने 12 क्लासेस की हैं, 12th की है, तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि या तो आप 4 साल की डिग्री करें, ठीक है, या फिर आप 2 या 3, अब तो 2 साल की भी डिप्लोमा में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहे हैं, काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हैं। लेकिन 2 साल के डिप्लोमा के लिए आपको ज़रा आइल्स ज़रा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, आपकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपके जो पिछले ग्रेड्स हैं, ठीक है। आप कह लें कि 7 बैंड्स आपके पास हों तो आपको 2 साल के डिप्लोमा में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कम से कम 3 साल का डिप्लोमा आपके पास, आप 3 साल के डिप्लोमा में एडमिशन लें या फिर आप 4 साल की डिग्री में एडमिशन लें। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पाकिस्तान का बैचलर्स है तो आप 2 साल का जो है डिप्लोमा भी ले सकते हैं, डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने क्वेश्चन किया था इररेलेवेंसी का, कि कितने स्टूडेंट्स के जो है आइल्स के स्कोर भी पूरे होते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी होती हैं, लेकिन वो गलत अपनी फील्ड से हट के किसी और फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं, तो उस वजह से वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। इसलिए कि वो कहता है कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ PR लेने आ रहा है, इसको तो मतलब भी नहीं है कि कौन सी स्टडी में कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या इसका कोर्स इसके जो पिछली एजुकेशन के साथ रेलेवेंट भी है या नहीं है। तो वो बच्चा जो है कॉम्पिटिटिव नहीं लगता, तो वो उनको समझ आ जाती है कि ये बंदा PR के लिए सिर्फ आ रहा है, तो वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है आपका। तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि मेक श्योर आपका जो भी कोर्स है उसके रिलेटेड आप किसी कोर्स में एडमिशन लो। अच्छा, पाकिस्तानी कोई ऑथराइज्ड कंसल्टेंट हो जिसे आप जानते हो या आपको कोई पता हो, तो कोई ऐसे हैं पाकिस्तानी ऑथराइज्ड कंसल्टेंट जो ICRC से वो हैं? बिल्कुल जी, Verified। बिल्कुल हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। एज़ आई सेड अर्लियर कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो कैनेडियन जो रेगुलेटरी काउंसिल है ICCRC, वो यहाँ पर जो लोग कोर्स करते हैं यहाँ पर उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर उनकी जो है ऑथराइजेशन होती है, तो वही कंसल्टेंट जो है एक आप कह लें कि ऑथराइज होते हैं आपको इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के। जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में हैं, दुबई या बांग्लादेश वगैरह में है, वो एक ऑथराइज कंसल्टेंट नहीं है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा जो ऑडियंस मुझे देख रही है कि आप उनके पास जाएँ। तो आप सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन खुद ही अप्लाई करें, मतलब बेटर ये कि ख़ुद अप्लाई करें, या फिर अगर आप किसी पाकिस्तानी कंसल्टेंट को जानते हैं कनाडा में तो आप उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। और अगर आप के जो है आइल्स के स्कोर पूरे हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे कंसल्टेंट्स की तरफ जो है मैं रेफ़र कर दूंगा जो कि पाकिस्तानी हैं और जो रिलायबल भी हैं। अच्छा, तो जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो SDS प्रोग्राम में जब यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी को लिखते हैं वो लेटर वगैरह या यूनिवर्सिटी से रब्ता करते हैं, तो कितने दिन बाद उनका रिप्लाई आ जाता है? और SDS प्रोग्राम है जो, इसमें कितनी देर तक वीज़ा आने के चांसेस होते हैं? यार, जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो मैं समझता हूँ कि पहले लगते थे तकरीबन 4 से 6 वीक्स लगते थे उनके जवाब आने में, लेकिन अभी कोविड है तो कोविड की वजह से जो है थोड़ा टाइम लग जाता है। आप कह लें कि 2-2.5 महीने लग जाते हैं। और जो वीज़ा की बात है SDS कैटेगरी में, तो SDS कैटेगरी इज़ सपोज टू बी 21 to 27 डेज़, मैक्सिमम 30 या 45 डेज़ लग जाते हैं, लेकिन अब कोविड की वजह से थोड़ा टाइम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि सालों लग जाते हैं, आप 6-7-8 महीने के अंदर वीज़ा आ जाता है। इससे भी जल्दी अब आएगा क्योंकि पहले ज़रा ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन था, तो अब उन्होंने चीज़ें मैनेज कर ली, तो अब थोड़ा जल्दी लग जाता है। सही से, यानी कि कोविड की वजह से मतलब कोई ऐसी
मुश्किलात तो नहीं आ रही स्टूडेंट्स को कि वो उनका वीज़ा लेट हो जाए या थोड़ा सा लेट वीज़ा लगना रहो, या ऐसा हो कि उधर कनाडा में लॉकडाउन लगा हो, इधर स्टूडेंट्स का मतलब वीज़ा आ गया हो तो उधर लॉकडाउन लगा हो, तो फिर तो नहीं जा सकते जब फ्लाइट्स ही नहीं खुली हो, नहीं, तो तब वो अभी तो लेंगे या ऑनलाइन ही पढ़ेंगे? नहीं, अभी तो खुल गया, अभी तो वो आ सकते हैं। हाँ, पहले जब लॉकडाउन था कनाडा में तो ऑनलाइन स्टडीज़ आप कर सकते थे। आपने लेट्स सपोज़ आपको वीज़ा मिल गया तो आप वहाँ से ही बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, और वो आपका जो है कनाडा में एक तरह से काउंट होगा यहाँ पर कि आप ठीक है जी, आप नहीं आ सके तो ये आपकी गलती नहीं है, तो वो काउंट करेंगे कि ठीक है जी, हम आपको कनाडा की प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस जो है हम देते हैं, उसके इक्वल करते हैं ताकि कल को जब आप पीआर के लिए अप्लाई करें तो आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएँ। अच्छा, पीआर के अच्छे पॉइंट्स के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स मतलब कि उनके ज़्यादा पॉइंट्स हैं, और क्या स्टडी होनी चाहिए, आइल्स के क्या स्कोर होना चाहिए? यार, अब पीआर के डिफरेंट पाथवेज़ है ना। एक तो पहले तो मैं बेस्ट यही सबको कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यंग हैं, 18 से 22 साल के हैं, तो आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। स्टडी वीज़ा में आपके पास मिनिमम 12 क्लासेस होनी चाहिए, 12 क्लासेस, और उसके बाद आपके पास 6 बैंड्स होने चाहिए सारे मॉड्यूल्स में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सब में। तो आप स्टडी वीज़ा पर आएँ, यहाँ पर 2 या 4 साल के कोर्स में एडमिशन लें। जब आप अपनी स्टडीज़ ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपकी स्टडीज़ के बाद आपको 2 या 3 साल का, मैक्सिमम 3 साल का वर्क परमिट देती है, ठीक है। तो उन 3 सालों के अंदर आपने 1 साल सिर्फ यहाँ पर जॉब करनी होती है फुल टाइम, क्योंकि आप कर सकते हैं वर्क परमिट में। तो जब आप जॉब करते हैं 1 साल 3 साल में से, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए, तो आपको पीआर मिल जाती है। पीआर आप कह लें कि 6, 7, 8 महीने के बाद आपको पीआर मिल जाती है। फिर दूसरा पाथवे ये है कि एक तो स्टडी हो गया, दूसरा पाथवे ये है कि आप पाकिस्तान वगैरह में या इंडिया में जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आपके पास मिनिमम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपने किसी भी फील्ड में आपने वो अपनी स्टडीज़ कर दी, वो कोई टेक्निकल किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हो, कोई आईटी प्रोफेशनल्स हो, आप कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्स जैसे होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो इस फील्ड में आपने वो स्टडी की हो, क्योंकि उनकी ज़्यादा डिमांड है कनाडा में। तो जब आपने इस फील्ड में अपनी स्टडीज़ की होती हैं, बैचलर्स या मास्टर्स, और उसके बाद आपके पास कम से कम 3 साल का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ऐसी जगह पर जो कि एक ऑथराइज्ड कंपनी हो, जिसका एक नाम भी हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास कम से कम 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आपकी जो आइल्स के स्कोर हैं, अब इसमें डिफरेंट आइल्स होता है, एक होता है आइल्स एकेडमिक और एक होता है आइल्स जनरल। आइल्स एकेडमिक चलता है स्टडीज़ के लिए, जो आइल्स जनरल होता है वो इमिग्रेशन के लिए चलता है, जैसे मैं अभी ये प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको। तो इसमें यह है कि आपको कम से कम 7 बैंड्स लेने हैं, 7 से ऊपर या 7 बैंड्स लेने हैं हर मॉड्यूल में, तब जाके आप उस लेवल को मीट कर सकते हो कि आपको कैनेडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट पीआर दे देती है आपकी फ़ैमिली के साथ। तो इसको आप फैमिली वीज़ा भी कह सकती हैं। बाकी और बहुत सारे पाथवेज हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको जो पॉपुलर मोस्ट प्रोग्राम्स हैं ना, वो यही वाले हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट टाइम काम कर सकते हैं मिसाल के तौर पे उधर जाके, और 1 घंटे में कितना टाइम वो काम कर सकते हैं? स्टूडेंट वीज़ा पर एक हफ़्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं, 20 से 22 घंटे, 24 घंटे, ठीक है। और मैं आपको टोटल बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप 20 घंटे जॉब करते हो तो मंथली आप तकरीबन, जो आजकल जो रेट्स चल रहे हैं, तकरीबन आप $1200 कमा सकते हो, 11.5, 12 या $1250 आप कमा सकते हो, ठीक है। और वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो आपकी यहाँ पर अकोमोडेशन होती है, आपका जो रेंट होता है, वो कम से कम $550 से $600 में आपका रेंट निकल जाता है, घर का या रूम का जो भी है। फिर आप कह लो कि आपका जो मोबाइल का बिल है वो $40 से $50 का वो आ जाता है। फिर आपका जो है खाने पीने का सब कुछ करके तो $1000 या $900 के अंदर आप जो है वो सारा उसी में से ही निकाल सकते हो। फिर भी आपके पास $200 से $250 आप बचा सकते हो एज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपने अगर अपनी फ़ीस पे करनी है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसका भी रास्ता है। आप अपनी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसके अंदर भी आप किसी फूड लाइक जैसे फूड स्टोर्स होते हैं, या अंदर जो क्लीनिंग की जॉब हो गई, या फिर कैफ़ेज़ हो गए यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर, वहाँ पर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। क्योंकि कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंदर आप लाइक मैक्सिमम जॉब कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आउटसाइड कॉलेज सिर्फ और सिर्फ आप 20 घंटे जॉब कर सकते हो। अब काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, ख़ासतौर पे इंडिया से, हमें इस चीज़ को एडमायर करना पड़ेगा कि इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनती होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी फ़ीसेस खुद भरते हैं, अपने माँ बाप से नहीं मंगवाते पाकिस्तान से। वो आउटसाइड भी 20 घंटे काम करते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी वो जॉब करते रहते हैं। तो इस तरह से उनकी फ़ीस वगैरह जो है जमा हो जाती है।
यानी कि वो अपनी फीस उधर से ही कर लेते हैं part हाँ time हाँ job हाँ, में। अगर आप मेहनत करो तो आप कर सकते हो, अपनी फ़ीस खुद भर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा पीआर में ना जो लेटर होता है, क्या उसका नाम होता है, ज़हन में नहीं आ रहा, तो उसके बड़े स्कैम्स आजकल चल रहे हैं, वो फेक बन जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं लेटर, कौन सा लेटर? एक तो होता है जॉब ऑफर लेटर होता है, LMIA लेटर होता हाँ, है। जॉब ऑफर लेटर की, हाँ बिल्कुल, जॉब ऑफर लेटर की बात कर रहा हूँ कि उसमें बड़े स्कैम चल रहे हैं, वो फेक बन रहे हैं आजकल, तो यार ये ना एक बहुत ही क्या वो चेक नहीं हो लंबा सकते हैं टॉपिक है, मैं वेबसाइट में? शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। जो LMIA होता है ना, ये हाँ, एक शॉर्ट लेबर, सा इसका हाँ, मतलब है। LMIA हाँ, एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। जैसे यहाँ पर एक कंपनी का मालिक है ना, उसका अगर साल का बहुत अच्छा टर्नओवर है, मतलब वो मिलियंस में उसका टर्नओवर है, वो $1 मिलियन से ज़्यादा उसको जो है ना टर्नओवर मिल रहा है हर साल का, तो वो एक बंदे को अपनी जो कंपनी में, कोई रेस्टोरेंट है उसका, कोई भी कंपनी है उधर, वो हायर कर सकता है। मतलब एक किसी बंदे को वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या UAE वगैरह से बुलवा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सिर्फ जॉब ऑफर ज़रूरी नहीं है, उसके साथ उसके पास एक लेटर होना चाहिए जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट देती है, सर्विस कैनेडा जिसका नाम है, वो एक लेटर देती है, उसकी बेस पे वो बंदा जो है बुलवा सकता है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि जॉब ऑफ़र सिर्फ इनफ नहीं होती, वो लेटर ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको गवर्नमेंट देती है, जो यहाँ के मालिक, जो कंपनी के मालिकान होते हैं, उनको वो लेटर देती है कि इस बेस पे आप बुला सकते हो। अब वो जो लेटर होता है ना, उसको वो लोग जो है कितने लोग होते हैं उनके पास होता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास है, वो फेक लेटर बना लेते हैं। तो वो पाकिस्तान वगैरह में लोगों को देते हैं, तो लोग समझते हैं कि हाँ जी जॉब ऑफ़र भी आ गई, LMIA भी हमारे पास है, तो ठीक है हम कनाडा आ सकते हैं, तो वो ठीक ठाक पैसे दे के फंस जाते हैं, हालांकि वो फेक होता है। तो उसका बेस्ट ये है ना कि जब आपको कोई वो लेटर दे, तो आप सबसे पहले क्या करो कि उस कंपनी के मालिक को फ़ोन करो, गूगल पे सर्च करो, गूगल पे जाओ कि क्या ये कंपनी कनाडा में एग्जिस्ट करती है, इसका एड्रेस क्या है, इसका नंबर क्या है, उस पर फ़ोन करो। फिर उसकी कंपनी, गूगल मैप पे सारी चीज़ें होती हैं, आप गूगल मैप से सैटेलाइट से देखोगे, आपको उसके साथ साथ जितनी भी स्टोर्स वगैरह मिल जाएंगे, आप वहाँ पे कॉल करो कि यार ये कंपनी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसके मालिक का नाम क्या है, ठीक है। फिर आप सर्विस कैनेडा डिपार्टमेंट है, सर्विस कैनेडा में फिर बोलता हूँ, यहाँ पर आप गूगल में जाओ, सर्विस कैनेडा सर्च करो, उनकी वेबसाइट पे जाकर आप उनको कॉल कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो कि क्या फ़लाँ बंदे को आपने ये वाला LMIA लेटर दिया है, क्या आपने इसको अलाउ किया कि ये मुझे बुला सकता है, किसी को बुला सकता है। और LMIA के ऊपर एक नंबर होता है, ठीक है, वो LMIA नंबर होता है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इस नंबर का LMIA आपने फ़लाँ बंदे को दिया है, तो वो आपको बता देंगे। वो अगर तो आपको बोलेंगे कि हमने नहीं दिया, तो फिर आप समझ लें कि उसमें कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, तो उससे आपको बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसम भाई, आपका कीमती वक्त आपने दिया अपना। अगर आप मज़ीद स्टूडेंट्स और पीआर और दूसरे इस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आसम भाई का चैनल लाजमी विज़िट करें, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसम भाई। थैंक यू बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया।